योग कक्षा भी बहुत सुंदर रही है। हीरा लाल जी ने बहुत अच्छी तरह से हमेशा की तरह ही योग अच्छा किया है। कुछ उन्होंने कुछ सूत्र दिए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन वो याद नहीं रहे हमें। मेरा अनुरोध है हीरालाल जी से कि जो सूत्र उन्होंने आज बताए वो आप लिख करके ग्रुप में डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। हम लोग उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। फिर अगली बार जब आप सत्र लेंगे तो हम जब आप बोलेंगे तो उसको हम फिर और अच्छी तरह से समझ पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे ही अपने ज्ञान के जो आपके बहुत सारी आपने कविता के रूप में, पंक्तियों के रूप में, सूत्रों के रूप में बहुत सारी चीजों का संग्रह किया है, आने वाले समय पर इन सबको आप संग्रहित करेंगे तो एक निश्चित रूप से एक किताब के रूप में भी वो प्रकाशित हो सकती है। ऐसा भी कार्य किया जा सकता है। तो ये तो कुछ। अब आज का जो सत्र है खुला सत्र है और बहुत सारे खुले सत्र में मेरे मन में बहुत सारी चीजें थी जो अभी पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे मुख्य वक्ताओं ने आकर के अपनी बात कही है और उन मुख्य वक्ताओं की बात से प्रेरित होकर के हमारे बहुत सारे साथियों ने कुछ नया करने का प्रयास किया है। इसी प्रयास में जो अभी चर्चाएं हाल में हुई हैं और बहुत सारे अभिनव प्रयोग इस योगाहार कक्षा में अपने अनुभवों का आदान प्रदान जब किया जा रहा है तो उसमें से कुछ चीजों का मुझे लगता है कि हमें फॉलो अप करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि ये हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से हम किस प्रकार से इसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं या उससे हम क्या अनुभव लेते हैं। मैंने ये अनुभव किया कि जैविक और प्राकृतिक खेती करने पर बहुत सारी तरह की चीजें हमारे अभी विद्यमान है मार्केट में, कह देंगे लोगों के कार्यों में कहें, जो फ्री वाली भी चीजें हैं और महंगी वाली भी चीजें हैं। लेकिन उसका उपयोग तभी हो पाता है और हो सकता है कि कोई किसान कोई चीज फ्री की लगे लेकिन उसको फ्री का उपयोग नहीं समझ में आता है और उसको लगता है कि जिसमें ज्यादा पैसे दिए जाएं उसका ज्यादा महत्व है। ऐसा बहुत सारे अनुभव हम देखेंगे अपने आसपास तो हमें दिखाई देगा कि कई सारी चीजों को हम लोग नहीं कर पाते हैं। कोई किसान नहीं कर पाता है क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं। एक तो लगता है कि जिसमें ज्यादा है तो वो ज्यादा पैसा लगता है तो वो अच्छा है और उसमें उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसी हमारी मानसिकता बनी हुई है क्योंकि हम पैसे के पीछे ज्यादा जब से भागने लगे हैं। दूसरा व्यवहारिक कारण ये भी हो सकता है कि वो चीज हमें सस्ती लगे लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से करने के लिए जो श्रम चाहिए या जो मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है उसको उसको भी वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, उसका नहीं कर पाए क्योंकि लगे कि ये तो जरा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं और इसका पता नहीं क्या होगा, तो एक संशय की स्थिति भी बनी रहती है। तो इस क्रम में जब मैं इस चीज को सोच रहा था तो मुझे ध्यान आया साल पहले, 1.5 साल पहले हमारे इसी मंच पर सागर रावले जी हैं, जिन्होंने पत्थर के बारे सर में बताया। आवाज थोड़ी कट रही है। पत्थर को वो कैसे वेस्ट डिकम्पोजर में डाल करके और उसका उपयोग करके उनकी खेती में उनको अच्छे अनुभव। जी, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? हेलो। सर आ रही जी सर आ जी रही जी। है। जी मेरा जी, अब आ रही है आवाज? तो इसी तरह से जब मैंने सागर रावले जी ने अपने पत्थर का उपयोग की बात कही थी तो लग रहा था कि ये अच्छा इसका प्रभाव होगा और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। तो इस क्रम में मैंने मुझे एक रिसर्च पेपर मिला था और मैंने उसको पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है। मैंने उसको डॉक्टर रोशन लाल जी के पास भी भेजा है कि हम उस रिसर्च पेपर में जो सेम पद्धति से एक वैज्ञानिक स्वरूप के साथ उन्होंने उस चीज का रिसर्च किया है। तो वो अंग्रेजी में पेपर था, मैंने उसको कुछ समय पहले भेजा है। तो डॉक्टर रोशन लाल जी ने अगर वो पेपर पढ़ा हुआ है तो हम उसके वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में एक दिन जिन्होंने ये रिसर्च की है उनको हम बुला सकते हैं, साथ में सागर रावले जी को भी बुला सकते हैं और इस तरह से दोनों के बीच का जो संवाद है उससे हम कुछ नया सीख सकते हैं।
क्योंकि इस पद्धति में कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है और उसकी वैज्ञानिकता को भी हम जरा समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो आने वाले समय पर हम हाँ, मैंने वैज्ञानिक से जब पूछा तो कि इस पद्धति का तो किसान एक पहले से उपयोग कर रहा है और उसके अच्छे रिजल्ट उसको सामने निकल के आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये किसान कहाँ के रहने वाले हैं, किस जगह के हैं? तो मैंने कहा कि ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, वहाँ पर जो रॉक का बेस है वो बसाल्ट रॉक है। तो इसलिए हो सकता है कि उसके वहाँ पर अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि उसमें कुछ चीजें उन्होंने मुझे बताई जो कि उसका एक अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, उसमें से न्यूट्रिएंट जो है निकल जा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है बाहर निकल करके वो पानी में जब आ जाएंगे तो उसका उपयोग माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों पर मेरा अनुरोध रहेगा कि हम इनको भी बुलाएं और उसके ऊपर भी हम अपना विचार विमर्श करें। इसी प्रकार से जो अभी हमारी आज की कक्षा का एक जो सूत्र रहा है वो रहा है कि हम ट्राइकोडर्मा का हम उपयोग करें, और ट्राइकोडर्मा का उपयोग करके हमारे उसके जो हमारी पिछले 1 डेढ़ साल से जो कक्षा चल रही है और जिसके अनुभव आए हैं उसको भी हमें समझने की जरूरत है। और मेरी आज इच्छा थी कि आज हम डॉक्टर संतोष के साथ यहाँ के हमारे जो आज जो आए थे हमारे आज जो राहुल जी को जो आना था वो अपनी चर्चा करें और इस चीज को हम देखने का प्रयास करें कि जो कैप्सूल में डाल करके उन्होंने एक वो बना रखा है। मेरे ख्याल से जो डॉक्टर चौहान भी कहते हैं कि वो एक जो हम ट्राइकोडर्मा जो बना रहे हैं वो प्योर नहीं है, वो एक कंपोजिट है बहुत सारे जीवाणुओं का। उसमें ट्राइकोडर्मा ज्यादा है लेकिन वो कंपोजिट है ये पूर्ण रूप से। तो ऐसा जब हम बनाते हैं तो उससे हमारे खेतों खेतों में जो खेती में हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या को बढ़ाने का काम होता है। तो इसी प्रकार से जो राहुल जी का भी जो काम है वो कैप्सूल में उन्होंने शायद ऐसा ही जो वो है उसको करने का प्रयास किया है और उसके माध्यम से उसकी जीवाणुओं की संख्या गुड़ के घोल के माध्यम से और अन्य तरीके से उसको बढ़ाने का वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को हम मेरी ये सोच थी कि हम इसको सामूहिक रूप से इसके ऊपर विचार विमर्श करें और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है न्यूनतम जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत अपनी जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन के रूप में दोनों का जो अनुभव है उसको लेते हुए हमारे किसान उसको ट्राई करें तो उसका एक अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा और उसके अनुभव देखने को मिलेंगे, अनुभव हमारे सामने आएंगे। तो ऐसे कुछ चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि कई सारी विचारधाराएं हमारे साथ चल रही हैं और हर एक विचारधारा का एक विशिष्ट व्यक्ति की परिस्थिति में, उसके मोटिवेशन में, उसके कार्य करने की क्षमता में, उसके परिवेश के हिसाब से वो चीज वहां पर कोई चीज फिट बैठती है, कोई चीज कभी फिट नहीं बैठती है, चाहे वो अच्छा ही क्यों नहीं हो। उसको लगता है कि ये कार्य जो है ये सफल नहीं है या इसके अच्छे परिणाम नहीं है, क्योंकि इसका परिवेश जिस प्रकार का माहौल उसको दिया जाता है, जिस तरह से वो तकनीक जहाँ पर कार्य करती है, तो उसके लिए उसको एक माहौल देना और उसके प्रति एक सोच के साथ काम करने के बाद ही उसमें हमें सफलता मिलती है। और इस प्रकार जो है हम आज की चर्चा को इन बिंदुओं के आसपास हम अगर चर्चा करें, हमारे अभी पिछले कुछ दिनों में जो चर्चा हुई है, योगाहार में जो चर्चा हुई है उसके आसपास हम चर्चा करें, अपनी बातचीत करें और अपने अनुभवों के आधार पर हमें जो लगता है, हमें जो फील होता है और जो चीजें हमें व्यवहारिक रूप में लगती हैं उसको उसका विचारों का आज आदान प्रदान, ऐसा मेरा प्रस्ताव है कि उसके खुली चर्चा के रूप में इन सब बातों पर हम अगर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ने के लिए और हमारी अपनी परिस्थिति में जो कार्य जो चीज हम सीख रहे हैं उसको लागू करने पर हमें मदद मिल सकती है। और तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आज हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा, तो उसमें हम चर्चा कर सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। एक दो चीजें और मुझे ध्यान थी लेकिन अभी मैं मेरे दिमाग से हट गई हूँ। तो जैसे जैसे हमारी चर्चा जारी रहेगी हम अपने चीजों को आगे
चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से जो कार्य हमारा अभी होने वाला है, अभी जो कुछ एक मेले में हमारे बहुत सारे साथी जा रहे हैं, तो उसका भी कुछ अपडेट मिल जाए, और भी कोई अपडेट अगर कोई देना चाहे अपनी तरफ से, तो वो अपडेट भी दे सकते हैं। तो इतना मैं कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हैंड रेज हुआ है रमेश चंद मेहरा जी का, मेरा अनुरोध उनसे ही है कि वो अपनी बात भी कहें और आज की कक्षा के संचालन में भी अपना योगदान करें। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी ओम, सदन को नमन। और चूंकि आज आदरणीय संतोष सर जी की कक्षा थी, परंतु उनके यहाँ शादी होने के कारण वो आज नहीं ले पाए, परंतु हमारा विषय जो था वो सूक्ष्म जीवों पर आधारित आज की चर्चा थी, और जिसको आगे आदरणीय पवन सर ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया कि किस तरह से जो हमारी पिछले दिनों चर्चा हो रही थी और उसको हम किस तरह। तो सर, जो चर्चा हो रही थी वो तो चर्चा के माध्यम से, परंतु जो अनुभव हमने किए हैं वो हम निश्चित रूप से, मैं अपना स्वयं का अनुभव बताऊं। जब मैं ने अपना ट्राइकोडर्मा का कंसोर्सिया बनाया, वो कंसोर्सिया जो है, अब आदरणीय संतोष सर जी ने कहा कि आप इसको कंसोर्सिया ही कहें, तो हमने 4 तरह के कंसोर्सिया बनाए। एक तो ट्राइकोडर्मा का कंसोर्सिया बनाया, एक जो है मेटाराइजियम का बनाया, एक सुडोमोनास का बनाया, और एक जो है वो सुडोमोनास, और एक और वो मैं दिमाग से निकल गया, वो अ, और हमने वर्टिसिलियम। वर्टिसिलियम नहीं था, जो आपने जिसका वो प्रयोग किया था, नहीं कि बहुत मेटाराइजम। सारी। हाँ, नहीं, मेटाराइजम नहीं। अरे देखो, वो सुडोमोनास। एक और बोलो। और जो जिससे बहुत सारी इल्लियां मरी थी। बवेरिया बवेरिया। बवेरिया। हाँ, तो ये 4 हमने बनाए, और इन चारों का कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो हमें काला पाउडर दिया था, सीविड, वो और नीम ऑयल, इन 5, मतलब 4 और 2 6, ऐसे 6 चीजों का कॉम्बिनेशन करके चना में डाला सर। चना में इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए, और उनके कारण फिर क्या हुआ कि इसके पहले की बात यह थी कि कोई हमसे कोई भरोसा तो कर नहीं रहा था, हम ही कर रहे थे। परंतु इसके पहले हमने उन जिस किसान के यहाँ ये डाला, उसके 4 एकड़ में बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमने जो ठोस, जो अपन चावल पे जो सीविड लगा करके और नीम ऑयल लगा कर कोट करके जो धान में हमने उनको डलवाया था, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, पर वो तैयार हो गए। तो परंतु जब धान का रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो वो कहने लगे कि हमको ये भी दो। हमने कहा भैया देखो, चना में आप कर रहे, तो कहने लगे नहीं, आप तो हमें 50 एकड़ का बना के दीजिए। अब हम 50 एकड़ का जब उनके पास लेके गए, तो हमने पहले तो कुछ बताया नहीं। वो स्वयं कहने लगे कि महाराज जी, इसको जो है सस्ता मत बेचो। यदि आप सस्ता करोगे तो कोई नहीं लेगा, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा, जैसा कि अभी आदरणीय पवन सर ने कहा। तो फिर हमने उसके रेट को थोड़ा बढ़ा दिया। तो उनने कहा कि हम तो इस रेट पे ले लेंगे। तो हमने उनको 600 रुपये एकड़ के हिसाब से 50 एकड़ में डलवा दिया। 4-5 दिन बाद ही उसके रिजल्ट उनको देखने लगे, बहुत खुश हुए। अब हम तो शंका में थे कि पता नहीं क्या होगा, हमने इनको डलवा तो दिया है, आज पहले बार ही डलवाया और इतना बड़ा डलवा दिया। तो फिर क्या हुआ, उनको जब उसके रिजल्ट दिखे तो कहने लगे हमको और दो, हमको दूसरी जगह भी हमको डालना है। तो हमने कहा ठीक है। तो अच्छा, इसके पहले उन्होंने हम चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, तो कोरोजिन डाल दी। तो हमने कहा अब हम आपको नहीं देंगे, आप कोरोजिन का ही जो है वो भी प्रभाव देखो, ये भी प्रभाव देखो। अलग अलग गांव में था। नहीं, कहने लगे वो जो कोरोजिन से उतना हमको नहीं दिख रहा, आप तो कहने लगे ये दे दो। तो हमने कहा ठीक है, हम ये दे देते। तो उन्होंने फिर हमसे ले लिया। तो इस तरह से सर, जो चना में जो रिजल्ट आए हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आए। और अब जो है, जो लोग हमसे बहुत पागल कह रहे थे, दूर भाग रहे थे, अब वो सब निकट आ रहे हैं और कह रहे भैया हमको भी अब ये बना के दो। तो इसका अब गेहूं में हम और करके देख ले रहे हैं सर। तो हमारा जो है, मतलब सबके सामने पारदर्शिता से हमने केवल 60 डिसमिल में मूंग बोई थी। और वही मूंग को हमने सबको बताया था, तो पर शुरू में तो भरोसा हुआ नहीं। 60 डिस में हमारी 3 क्विंटल और 60
किलो मूंग पैदा हुई थी। तो वो अच्छा, मतलब बिना खाद के बिना दवाई के अच्छा माना गया। तो इस तरह से जो है, यदि हम इनका उपयोग करते हैं कंसोर्सिया के रूप में, तो निश्चित रूप से कई तरह के जीवाणु उसमें आते हैं, जो हम जानते हैं वो भी नहीं जानते हैं, वो उस तरह के जीवाणु भी आकर के काम इस पर करते हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप से जो हम ये कह सकते हैं कि यदि लोगों ने इसको देख करके अपना लिया, तो बहुत कम में वो अपनी खेती को सुधार पाएंगे, खेती के जमीन को सुधार पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव जब उसमें पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से जमीन को भी, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई अपटेक करते हैं, जो वहाँ चीज़ पड़ी हुई है जीवाणु उसको अपटेक करता है। तो जो हमारा जो फिक्स फास्फेट पड़ा है वो भी होगा उसका उपयोग, और दूसरे तत्वों का भी उपयोग होगा। तो इस तरह से निश्चित रूप से जो चीज़ें हमें बताई गई है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि यदि ये ये प्रक्रिया, जैसे कि आदरणीय संतोष सर ने कहा कि उनके पास केवल 1800 किसान आए हैं, मतलब अभी तक, परंतु उसमें से 500 किसान भी नियमित आ रहे हैं। तो इस तरह से यदि हमारे पास 50 किसान भी हमारे नियमित बन जाते हैं, तो एक किसान जो अपना ये एक साइड बिजनेस के रूप में भी यदि इसको चलाएगा, तो निश्चित रूप से उसे एक अतिरिक्त आमदनी भी होगी, और उसके साथ साथ वो जो है अपने आसपास के लोगों का भला भी कर सकेगा, उनकी जमीन भी जो है सुधार सकेगा। अब इस बात को लेकर के मेरा विचार, अभी तो मैं यहाँ हूँ और अभी हम इस मेला में भी जो प्रदर्शनी लग रही है एक्सपो, उसमें हम जा रहे हैं। वहाँ से भी शायद कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी, और हमें तो रोज योगाहार के माध्यम से हर बार नई नई चीज़ें मिल ही रही है। जैसे आदरणीय अभी जैसे बात करते हैं मिट्टी का, तो मिट्टी वाला प्रयोग अभी हमने नहीं किया, परंतु वो भी एक वेंकटेश जी का अच्छा प्रयोग है। और अभी जो हमारे राहुल जी आए थे, उन्होंने भी उस पर काम किया है। तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें जो बार बार हमारे संज्ञान में आ रही है, उसे यदि हम करने लगेंगे और उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो लोग करने लगेंगे। उस किसान को जो है, किसी न किसी को तो पहले आकर के करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान स्वयं पहले आकर के इसलिए नहीं कर पाता है कि नुकसान हो गया तो उसका तो पूरा साल चला जाता है। ये उसकी एक मजबूरी है कि वो अपने यहाँ कुछ ज़्यादा नई चीज़ों को एकदम से पर जब वो रिजल्ट देख लेता है तो फिर एकदम से, अब जैसे जो चना के रिजल्ट आए हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ रहा, आसपास के लोगों को प्रभाव पड़ रहा, देख रहे हैं, तो वो बहुत उत्साहित हो रहे हैं। जी ओ जी सर, इसके संबंध में कोई प्रश्न हो, कुछ चीजें हो तो मैं और बात कर सकता हूँ। जी ओ जी मेरा जी धन्यवाद, आपका अपने अनुभव बताए। और मेरा अनुरोध रहेगा हमारे, क्योंकि आज ये खुला सत्र है, तो हमारे जो भी आज उपस्थित साथी हैं वो अपना अनुभव बताएं, अपना शेयर करेंगे, हैंड रेस करेंगे तो बहुत बढ़िया है। सिग्नोरिया जी ने आपने हैंड रेस किया है, तो कोई बुलाते हैं सबसे पहले। जी आदरणीय श्रृंगारिया जी। सदन को सादर नमन। आज हमारे सदन में जो है देवास के श्री दीपक राव जी श्री दीप ज्योति संस्थान से जुड़े हुए, तो मैं उनको भी सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य देवे। श्री दीपक राव जी। सदन को नमन। जय गौ माता की। भाई साहब, योगाहार कार्यक्रम लगभग 1680 दिनों से संचालित है और इसमें काफी नए साथी जुड़कर एक से एक संवाद प्रोग्राम संचालित होते हैं। और मेरे साथ भी लगभग 7 से 8 किसान यहाँ से कंटिन्यू कार्यशाला में हर शनिवार को जुड़ते हैं। वो छोटे छोटे प्रयोग हम लोग कर ही रहे हैं नित्य, और जिनके परिणाम आने पर हम मेहरा जी को अवगत कराएंगे। और आशा है कि धीरे धीरे हम लोग काफी अच्छी दिशा में प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे। और 2 साल लगभग जैविक शादी आपने सदन के माध्यम से हुई, लेकिन इस साल नहीं हुई, वो थोड़ा सा वो है। तो कोई एक शादी के यहाँ प्रोग्राम होता है तो अपन चाहते हैं कि वहां पे एक रसोई जरूर बदले, कम से कम उनके यहाँ। और कल हमने एक सामूहिक अग्निहोत्र का कार्यक्रम रखा है सतवास में, तो सभी सादर को प्रणाम है, सभी आमंत्रित है जिनको भी समय मिलता है।
कल 4:30 से 6 बजे तक सामूहिक अग्निहोत्र का कार्यक्रम सतवास में रहेगा, जिसमें पतंजलि की ओर से ही पूरा प्रोग्राम आयोजित है। तो सभी साथी सादर आमंत्रित है। जय गौ माता की। जी ओम। आदरणीय राव जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप जो माधव संस्थान में गए थे, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने खेती में भी प्रयोग किया है और स्वास्थ्य पर भी प्रयोग किया है, तो आपका क्या अनुभव रहा, कृपया इसको बता जियो। प्रणाम बाबू जी। मेरे यहाँ सबसे ज्यादा मैं प्रभाव अपने परिवार में मानता हूँ कि मेरी गुड़िया लगभग 7 से 8 बजे उठती थी, और जब मेरी श्रीमती वहाँ आश्रम गई और उन्होंने परिणाम देखे, तो उससे लगातार 3 महीने आज कंटिन्यू हो गए हमारे घर पे अग्निहोत्र होते हुए। और जो समस्या रहती थी थोड़ी बहुत एलर्जी की और बीपी की, वो भस्म खाने से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गारंटेड फायदा है, लेकिन मैं जो गोली बीपी की कंटिन्यू लेता था, वो 2 दिन में 1 दिन या 2 दिन छोड़ के वो गोली लेता हूँ, और अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि बीपी बढ़ता हो या कुछ हो। और घर का वातावरण भी बहुत ही पॉजिटिव रहता है। मेरे एक साथी है जेपी मीणा, वो तो पूरा अग्निहोत्र कृषि कर रहे हैं, और उनका उत्पादन 1 एकड़ में 17 कुंटल गेहूं का आया था पिछली बार। जी जी जी। इसी पद्धति पे आदरणीय हमारे, जैसे कि सूक्ष्म जीवों की जब बात होती है, तो आदरणीय आलोक जी ने भी वही बात बताई, आदरणीय हमारे संतोष सर भी वही बात बता रहे हैं, और आदरणीय बेल जी जो टीसीबीटी वाले हैं, वो भी इन सूक्ष्म जीवों पर ही काम कर रहे हैं। और जैसा कि अभी जो विदित है कि 16-17 जीव ही लोगों को जो पहचान पाए हैं, तो उन्हीं के ऊपर जो है काम हो रहा है। तो किसी भी पद्धति में इन्हीं जीवों का उपयोग होता है जी। ऐसा मेरा स्वयं का मानना है जी। कल इस कार्यक्रम में जो जैविक खेती करते हैं, चाहे 25 डिसमिल में करते हैं, चाहे 1 एकड़ में, चाहे 10 एकड़ में, उन किसानों का विशेष तौर से सम्मान किया जाएगा अपने द्वारा। जी जी जी। अब मैं आदरणीय नारायण मीणा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात बताएं जी। जी ओम। सदन को प्रणाम सभी को। दीपक जी बहुत अच्छे इस कार्यक्रम से आज जुड़े। मेरा उनसे यही प्रश्न है कि आप भी वहाँ भी काफी उत्पाद आपके बन रहे हैं वहाँ पर, और काफी अच्छे उत्पाद हैं आपके, उनके विषय में आपने चर्चा नहीं की। जैसे ह्यूमिक एसिड है, कार्बन है, और ये ग्रीन खाद है, ये बहुत सारे उत्पाद आपके हैं, तो उनका भी अच्छा रिजल्ट आता है। और भूमि सुधारक है, तो आपने इसके विषय में जानकारी नहीं दी सदन को अभी, उनकी जानकारी सदन को दें कृपया, तो बहुत अच्छा होगा, सभी को जानकारी होगी उसकी। और मेहरा जी से मेरा ये था कि जैसे चना की फसल है, तो मेरी चना की फसल तो इस समय 2 माह की होने को आई है, फूल पे है इस समय, काफी समय हो गया उसको। तो जैसे आपने बोला कि अपना वो 4 चीज का बेवेरिया है, मेटाराइजम है, और ट्राइकोडर्मा उनका मिक्स, और सीडी और नीमाइल का 6 चीजों का आपने कॉम्बिनेशन बना के डाला उसमें। तो उनको कैसे, उनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाया आपने, अलग अलग बनाया है कि एकत्रित करके उनको डाला? उस पर प्रकाश डाल है, तो मैं भी उसका प्रयोग अभी करूंगा। मैंने सिर्फ ट्राइकोडर्मा ही अभी डाला था उस पर जी। फंगीसाइड के लिए, और तो इन सूडोमोनास डाला था दोनों से। तो फंगीसाइड तो फंगस तो पूरी रुक गई थी, बहुत चने काफी मेरे उकस गए थे एक बार उसमें। तो उनको डालने के बाद मैंने और फिर पानी चलाया उसमें, तो अब पानी देना नहीं है, और सिर्फ अपने लिए फूल और फल चाहिए चने में, तो उसके लिए इनको कैसे डाला जाए? जी मेरा जी हूँ। मैंने तो सर ऐसा किया कि सबके कंसोर्सिया जो है अलग अलग बनाए हैं, है ना, एक साथ नहीं बनाए। और जब डाला तो वो स्प्रे से डाला, और क्योंकि वो स्प्रे पहला तो स्प्रे ही हुआ था, तो स्प्रे से डाला था। तो सबको एक साथ जब हम स्प्रे कर रहे थे, तो सबको एक साथ मिला करके डाल दिया, पर बनाए सब अलग अलग है। कंसोर्सिया सब अलग अलग तरह से अलग अलग ड्रम में ही बना करके रखे हैं। तो इस समय मैंने लगभग लगभग 9 तरह के कंसोर्सिया बना लिए हैं, 9 बड़ी ड्रम्स के, क्योंकि इन्होंने मांग की, और 50 एकड़ के लिए जो है जब काम करना था, तो फिर बड़ी बड़ी ड्रम जो है 200-200 लीटर की बना के
9 तरह के जो है बना के रखे हैं। तो फिर उसमें मैंने सल्फर भी बनाया था, फिर मैंने उसको पोटास भी बनाया है। तो इस तरह से जो चीजें हमें वहां से जिन जिन चीजों के मदर कल्चर मिल पाए है, उन सबको वहां पर कंसोर्शिया के रूप में बढ़ाया है। जी हो। जी ओम। दीपक जी आप बोलें। जी बाबू जी, जो मैंने प्रोडक्ट, हाँ, जी जी जो बोल। प्रोडक्ट अपन ने बनाए हैं वो इसलिए सदन पे यहाँ पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रोडक्ट बेचना अच्छा नहीं रहता है। बाकी 22 प्रोडक्ट्स बायोलॉजिकल्स नहीं अपन ने, बेचना नहीं, अपने लिए बेचना नहीं, उनकी जो उनकी कार्यशैली है, उनकी उपलब्धता तो फसल के लिए फायदेमंद है, उनकी जानकारी आप दो कि किससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो अभी रहा। अभी जो सबसे बेहतरीन चीज है जो गेहूं के लिए और चने के लिए, वो जो ऑर्गेनिक पोटास हमने बनाया है। पोटास के रिजल्ट आपने भी देखे, 100 ml पर पंप डालना है उसको। वो फल और फूल से लेके 90 दिन तक उनको हम फर्मेंटेशन करते हैं। उसको रेडी किया है, उसके रिजल्ट इतने शानदार है कि 5 पौधे पे भी फूल आ जाता है। उसका प्रयोग शायद आपने किया है, मैंने भेजा भी था मिट्टी वाला, तो आपको भेजा ही था। जी हाँ, जी हाँ, दोनों का किया, दोनों का अच्छे जी। रिजल्ट मिले। जी और जी सदन में अभी जयप्रकाश मीणा जी भी जुड़ गए हैं, जो अग्निहोत्र कृषि करते हैं। तो उनको आमंत्रित करूंगा कि बिल्कुल अग्निहोत्र कृषि के बारे में वो पूरे सदन को अवगत कराए। जी जी ओम। जी, आदरणीय जयप्रकाश मीना जी। माइक खोलें। हेलो। जी नमस्ते सर। नमस्ते भैया, बोलें। पहले परिचय दें, कहाँ से हैं, और फिर अपनी बात कहें। जी जी मैं जयप्रकाश मीणा, ग्राम जिनवानी, तहसील सतवास, जिला देवास, मध्य प्रदेश। जी जी मैं पिछले 2 वर्षों से अग्निहोत्र कृषि कर रहा हूँ, और मैं इसके बारे में किसानों को भी बताता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ किसान जो है जैविक खेती इसलिए नहीं करना चाहते कि उसमें उत्पादन कम होता है। तो मैं जी उन उन जैसे हम कार्यशाला रखते हैं, दीपक जी राव भाई साहब के साथ में लगभग उनकी कार्यशाला में जाता रहता हूं, तो मैं किसानों को अवगत कराता हूं कि आप उसमें अग्निहोत्र ऐड कीजिए, तो आपको अच्छी सी उपज मिलेगी। लगभग जैसे कहते हैं कि जैविक के थ्रू गेहूं 1 क्विंटल के 10-12 क्विंटल ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अग्निहोत्र ऐड करते हो तो मेरा अनुभव है कि आप डायरेक्ट 1.5 उत्पादन मिल सकता है। जैसे मैंने पिछले वर्ष 1 क्विंटल गेहूं बोए थे, तो उसका 17 क्विंटल गेहूं निकले मेरे। तो ये जी। मैंने और देखा कि जब जब अग्निहोत्र। ये 17 कुंटल गेहूं आपके निकले, तो जी अग्निहोत्र के अलावा आपने इसमें और क्या क्या चीजें डाली थी? हाँ जी सर, मैंने सर्वप्रथम तो नित्य अग्निहोत्र किया था दोनों टाइम वहां पे। जैसे हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि हमारा जो पौधा है वो धरती माता से 5% पोषण लेता है, बाकी 95% वो वातावरण से खाना लेता है। तो वहां पर नित्य अग्निहोत्र करने से वहां का वातावरण शुद्ध किया, प्लस अग्निहोत्र भस्म का छिड़काव किया। दूसरा जो बंसीगिर गौशाला अपने कृपामृत। गुजरात, गोपाल भाई सुतारिया द्वारा लॉन्च किया गया गो कृपा जीवामृतम चलाया मैंने। और वहीं पर खेत पर मैंने मीठा रसायन केले के थ्रू, खट्टा रसायन बोर के थ्रू, और अपने कीटनाशक के लिए मैंने जैसे पत्ती आती है नीम, अकाव, धतूरा, गुलचालनी, ये जो बेशरम बोलते हैं, ये 5-6 तरह के पेड़ों की पत्तियां लेकर इसका कीटनाशक तैयार किया। मैंने चने भी बोए थे और गेहूं भी बोए थे, और दोनों में मैंने सिर्फ यही सारी चीजें चलाई, इसके अलावा कोई बाजार का नहीं, और कुछ भी मतलब जैविक प्रोडक्ट भी बाजार का कोई उपलब्ध नहीं लगा इसमें। सिर्फ मैंने प्रकृति के थ्रू ही पूरा काम किया खेत पर, उसका बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिला। मैंने पिछले वर्ष 8 फरवरी को खेत पे कार्यशाला भी रखी, लगभग 400 किसान एकत्रित हुए, और सबने देखा वहां पे। मतलब उसके बाद काफी किसान यहाँ पे अग्रसित भी हुए, और 3-4 किसानों ने इस बार फिर 1-1 एकड़ में शुरुआत भी की है। तो मैं अभी यही बताना चाहूंगा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कि मतलब अग्निहोत्र
खेत में ऐड करिए, खेती में अपने में, तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा जैविक के साथ। जी जी। आपने मीठा रसायन और कड़वा रसायन की जो बात की है, जी। तो ये वही 1-3-10 के आधार पर ही बनाया है। मतलब सर, जो आप मीठे रसायन की बात कर रहे हैं, कड़वा रसायन की बात कर रहे हैं, जी, तो इसका अनुपात क्या रहा? जैसे अपने को जैसे घोल तैयार करने में या फिर छिड़काव में? हाँ हाँ, घोल तैयार करने में। अच्छा, हाँ, जैसे घोल तैयार करने में जैसे 150 लीटर का एक ड्रम लिया और उसमें लगभग 30 से 35 किलो मैंने जो केले हैं अपने, जी। वो उसमें डाल दिए, घोल बना लिया उसके थ्रू। और जो बोर वाला था वो लगभग मैंने एक यूरिया की बोरी जो आती है, मतलब वो पूरी बोर उसमें इकट्ठी करके और एक एक ड्रम में वो डाली थी। अच्छा, यूरिया जो अपना रसायन वाला। यूरिया की जो बोरी आती है ना, हाँ हाँ। वो बोरी भरकर मैंने बोर डाली थी उसमें। पहले, इससे पहले अच्छा, मैं बेर 27 किलो बेर खेती करता था। बेर बेर, हाँ 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 हाँ। हाँ, वही बोर, बेर बोर। तो वो मतलब वो गीली थी या सूखी? नहीं, वो तो जैसे अपन ने इकट्ठी की तो कुछ सूख गई थी वो। जी जी। अब मतलब ज्यादा ऐसी भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सूखी थी, लेकिन जैसे समझ लीजिए 2-4 दिन पहले की गिरी हुई पेड़ के अच्छा। नीचे। जी आठ जी दिन जी चार जी। 4-8 दिन पहले की। बहुत बढ़िया सर, ये और एक नई चीज हमको मिली है। क्योंकि बेर तो बहुत पर्याप्त मात्रा में मिली जाती है किसानों को, तो इसका जी उपयोग खेती में भी कर जी सकते हैं। जी, बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी अभी जी। इनके यहाँ डीडीए सर की विजिट हुई है बाबूजी। हम लोग तो कोठड़ा में थे और डीडीए सर इतने खुश होके गए पूरा फार्म देख के। इनका 4 एकड़ का फार्म है और 7 गाइयां है इनके पास, भैंस एक भी नहीं है। जी जी जी। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत मोबाइल शुक्रिया। नंबर बता दीजिए जयप्रकाश जी। जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9977193415। और सर, मैं सभी अपनी मीटिंग में जो भी सम्मिलित हैं उनसे उनको एक जानकारी देना चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि कल 7 तारीख को 7वां स्टैंड पे गौशाला में सामूहिक अग्निहोत्र का आयोजन है। तो उसमें आप सभी आमंत्रित हैं, पधारिए, स्वागत है। जी जी। आदरणीय, एक निवेदन है आपसे। जी, जयप्रकाश जी। जी 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 सर। हाँ, जो आपने जो बनाया है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कहते हैं, जो जिन लोगों ने भी इसकी खोज की है, तो हाँ आपने उसको किस प्रकार से किया? मतलब क्या करते हैं कि कुछ दिन में इसमें प्रेशर बनता है तो वो उसको निकाल देते हैं, मगर इस प्रकार से निकालते हैं कि उसमें बाहर से हवा प्रवेश नहीं कर पाए। उसके लिए जी आपने क्या किया? जी, वो जो ये अपना जो आटे वाला ढक्कन जो आता है नहीं, टंकी, जी जो अपने आटे का सजाते हैं, जैसे ये अपनी सिंटेक्स की बड़ी जो टंकी आती है उसका ही छोटा रूप है, जी 150 लीटर का। तो बस जी। उसमें आप एक अच्छा ढक कस दिया और फिर उसको 5-7 दिन में हल्का सा 1-2 खोल आटे दिया। ढीले की और वापस कस दिया। हाँ, मतलब उसमें बाहर से हवा प्रवेश नहीं होना चाहिए। जी अब जी जी कहते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है ये। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, धन्यवाद, थैंक यू। जी जी, आदरणीय सीएम राय जी। जी, ओम। सदन को प्रणाम। मेरा जी को सादर प्रणाम कि आपने हमको समय दिया। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चिंता रमैया रेड्डी जी का जो मिट्टी का प्रयोग है सर, मैंने कई बार किया है। उसका परिणाम अद्भुत है, बहुत अच्छा है और उसका प्रयोग किया जा सकता है। हमने कई फसलों पर, पेड़ों पर किया है सर। जो वृक्ष लगाए हैं उन वृक्षों पर किया है, वो अच्छा है। उस दिन जब वो राहुल जी बोल रहे थे हम तो प्रयोग कर चुके थे। इसके पहले वो क्या कहते हैं, किसी बीटी वाले भी सर बताए थे कि ऐसे करना चाहिए। तो ये काफी अच्छा प्रयोग है। और साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जितने प्रकार के आप बनाते हैं तो इसके लिपिबद्ध करके यदि उसको आप हम लोगों के बीच सर्कुलेट कर दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। जियो। सर, जी आपसे सर, एक जी सर। निवेदन है। जी, सीएम सर, आपसे एक निवेदन है।
उसमें जो अरंडी का तेल मिलाते हैं, अगर तेल हमारे यहाँ मिल नहीं पाता तो फिर आपने कौन सा तेल मिलाया? अभी अरंडी का तेल मिलाते हैं। राहुल जी ने तो हल्दी और हींग का बताया था, आप अपना जी विचार बताइए प्लीज। हमने सर वो अरंडी का तेल मिलाए थे। जी, हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता इसलिए पूछा मैंने। कोई दूसरा तेल भी मिला सकते हैं क्या इसको? नहीं, हम तो इस बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम केवल एरंडी का हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो 10 लीटर लिया कर रख लेते हैं, तो उसमें डालते रहते हैं, छींटते रहते हैं। जी जी सर, धन्यवाद, थैंक यू। आदरणीय डॉक्टर राव सर। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। चर्चा बहुत सुंदर चल रही है, और जैसा कि आदरणीय पवन सर ने निर्देशित किया है, तो ये जो राय साहब म्यूट कर लेंगे, अनिल राय साहब म्यूट कर लेंगे। जो मिट्टी के बारे में जो चर्चा की है, अगर रंजना बहन अगर हैं तो कल अगर दीपक रावले जी से बात हो जाती है तो कल का समय अगर ले सकते हैं तो एक बार प्रयास करके देख लें, तो हम उस जो मिट्टी वाली जो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट वाली जो बात है तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। और मैं भी थोड़ा बाहर था एक हफ्ते से, तो मैं थोड़ा सा कुछ वो नहीं कर पाया। और दूसरा जो हमारे जो दूसरे वो थे दीपक जी, तो उनसे भी बात हुई थी उसके लिए, तो उन्होंने जो दादू जो उसकी बात कर रहे थे ना अपने जी। तो उसके लिए उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये किया कहा था कि मतलब वो कोऑपरेटिव का तो नहीं हो पाएगा, तो बोले आप ऐसा करिए कि जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं उन लोगों के नाम मुझे दे दीजिए। तो इस तरह से उनसे बात हुई है, तो चाहे मैं नंबर आपको एक बार सेंड कर देता हूँ, तो एक बार आप भी उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे मतलब बात करके कि क्या नंबर एक बार नंबर दे के, या तो क्योंकि एकदम नंबर देने से पहले अगर थोड़ा सा आप भी बात कर लें तो मैं समझता हूँ ठीक रहेगा। और क्या चाहते हैं वो मतलब नंबर दे देंगे तो उसके साथ क्या चाहते हैं वो, क्या उसके लिए फीस लगेगी, क्या लगेगा, किस तरह की चीज वो चाहते हैं, तो एक बार थोड़ा सा आप भी बात कर लीजिएगा। जी। हाँ, तो वो थोड़ा सा एक बार आप बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और रंजना बहन जी से ये रहेगा कि वो अगर उनसे बात कर सकें दीपक रावले जी से, तो हम ये कल का प्रोग्राम भी इसको वो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मिट्टी में जो पोषक तत्व जो कम होते हैं उसको हम किस तरह से हम उनको सप्लीमेंट कर सकते हैं, और वो अगर हमारे रिसोर्सेज से कर सकते हैं, अपने संसाधन से कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो इस पर मैं एक रंजना बहन से भी बात कर लूंगा, और अगर अभी सुन रहे हो तो थोड़ा सा फोन करके एक बार कंफर्म कर लेंगे, तो हम दिन में बात करके इसको चेकआउट कर लेंगे। जी जी ओम। जी ओम। डॉक्टर साहब मैं पूछा, डॉक्टर साहब ये आपने केवीके में ये यहाँ पे बीबीएम बना है, तो वो अच्छा रहेगा चने की फसल के लिए और तुअर की फसल के लिए क्या? क्या बनाया उन्होंने? बीबीएम, वर्टिसिलियम बेवेरिया और मेटाराइजम का कॉम्बिनेशन बना है बनखेड़ी केवीके में, तो हाँ वो ठीक रहेगा सर? हाँ, ठीक रहेगा। ये तो काम करेगा ना, क्योंकि सारी चीजें जो है वैसे कोई बहुत ज्यादा सकिंग पेस्ट इसमें आते नहीं है चने में, पर आपका जो बेवेरिया और माइकोराइजा है ये आपके काम करेंगे। वर्टिसिलियम भी थोड़ा बहुत जो जरूरत होगी तो काम करेगा, पर ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप जमीन में डालेंगे, पौधों पर डालेंगे, तो ये फसल के लिए फायदेमंद होगा। जी आदरणीय पवन सर कुछ कह रहे हैं। जी आदरणीय पवन सर। जी डॉक्टर रोशन लाल जी, मैं ये जो संवाद हमारा सामूहिक रूप से होगा उससे पहले मेरा अनुरोध रहेगा, वो जो पेपर मैंने दिया है डॉक्टर इशफाक डार का पत्थर के ऊपर, उनके साथ अलग से बातचीत और सागर रावले जी के साथ बातचीत करते हुए उनसे फिर टाइम लेते हुए अगर हम करेंगे तो एक सबकी प्रतिक्रियाएं सामने आ जाएंगी और एक नए तरीके से जो हम इसको
एक तो किसान ने, सागर रावले जी ने प्रैक्टिकली कर दिया, 24 तरह के पत्थर का उपयोग किया उन्होंने, 24 तरह की उन्होंने कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया, उसमें से काफी फेलियर हुए लेकिन कुछ उसमें सफलता भी मिली। बाकी जो है इन्होंने वैज्ञानिक रूप से किया है, तो दोनों के पक्षों को अगर हम सुनते हैं और उसके बाद फिर जो निष्कर्ष निकलता है उसके ऊपर हम अपनी कार्रवाई करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। मेरा अनुरोध रहेगा कि हम आप अगर डॉक्टर इशफाक से बातचीत करनी चाहे, मैं उनका नंबर आपको भेज दूंगा, आप उनके पेपर के आधार पर उनसे बातचीत कर लीजिएगा। जरूरत पड़ी तो मुझे भी करना होगा तो मुझे भी जोड़ लीजिएगा। तो ऐसा करते हुए जरा सी एक सामूहिक समझ की तरफ हम लोग बढ़ पाएंगे, ये मेरा अनुरोध था। जी सर, मैं वैसे आज पेपर को देख लूंगा और मैंने कुछ तो पढ़ा था पर मैं आज उसको पूरी तरह पढ़ लूंगा और आप मुझे नंबर दे देंगे तो शाम को ही सर से बात कर लेंगे और जैसी भी आगे चर्चा होगी उस हिसाब से प्लान कर लेंगे। जी 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 जी, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी सर, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। कल के विषय में दादू, कल आप मीटिंग में जुड़े थे तो उसके विषय में संक्षिप्त रूप में बताइए ना, कल क्या मीटिंग में, शाम की जो मीटिंग थी में क्या? जी ओम, कल जो शाम की मीटिंग थी वो व्यवस्था को लेकर के थी भैया। सारी बातें व्यवस्था के ऊपर हुई है और रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो रजिस्ट्रेशन उन्होंने कहा कि जो उनका रजिस्ट्रेशन अभी हो जा रहा है और जो संस्थागत आ रहा है उनको 800 रुपये और जो गैर संस्थागत आ रहा है उनके 1000 रुपये। और उन्होंने कहा कि यदि तत्काल भी आएंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन अभी भी 10 तारीख तक उन्होंने बढ़ा दिया, ये बात बताइए। और व्यवस्थाएं यदि कोई प्राइवेट रूप से भी यदि कहीं वहाँ सामूहिक रूप से नहीं रहना चाहता तो उन्होंने होटलों के संबंध में भी बात करके रखी है कि वो निकट में जो होटल है उन पर वहाँ की व्यवस्था अपन व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि कोई व्यक्ति यदि 21 को रुकना चाहता है तो वो रुक सकता है और 19 की शाम पहुंचेगा, उन सबके व्यवस्था वो करेंगे। तो पूरी जो है व्यवस्था के ऊपर आधारित मीटिंग थी। और दूसरी बात जो उन्होंने उसमें सबसे ज्यादा जो हुई कि हम मिट्टी को कैसे सुधार सकते हैं, मिट्टी के ऊपर जो पूरे संसार भर में जो चर्चा चल रही है कि मिट्टी खराब हो रही है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने एक लेक्चर दिया था उस संबंध में और कहने लगे, वो सामान्य सी जानकारी दी और कहा कि उस संबंध में वहां पर जो लोग आ रहे हैं जो उस पर काम करने वाले, वो अपनी बात कहेंगे। तो इस तरह से वो पूरी चर्चा उन्होंने बताई और यही कल की मीटिंग थी। जी हो, बहुत अच्छा, यही विशेष जानकारियां चाहिए थी। और दूसरा, हम लोग जो अभी खेती में बबेरिया ट्राइकोडर्मा यूज कर रहे हैं, तो अभी एक तरीका और भी बहुत अच्छा निकला, एक तो वेंचुरी के द्वारा, दूसरा जो प्रोम में अगर आप लगा के डाल सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है अपने खेतों में। जैसे गोबर की खाद आप नहीं डाल पाते तो एक बोरी प्रोम में अगर आप जैसे ट्राइकोडर्मा है, बबेरिया है, ये आप लगा के जैसे तुरंत आप लगा देंगे और इसमें लगाने के बाद अगर आपके पास या तो हाथ से डालें या जैसे भी आप चाहें, तो अपने खेत में इसके माध्यम से भी आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपके खेतों में बायोमास कम है तो इसको भी मिला के आप डाल सकते, तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो इन चीजों का भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने बबेरिया इनको फैलाने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको पंप से ही डाला जाए खेत में बार बार, क्योंकि जैविक में ये देखा गया कि आदमी जब बार बार पंप चलाता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार कितनी बार पंप चलाएंगे हम। तो पंप ना चला के आप अपनी, या तो वर्मी खाद आपने बनाई हो या अपनी, इसमें अभी आप 1-2 दिन बढ़िया मिला के रख दीजिए, गीले बोरे से ढक के 1-2 दिन वो बढ़ जाता है, फिर आप उसको डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और नहीं तो आप प्रोम के माध्यम से, अगर आपका प्रोम है तो भी उसमें भी आप मिला के इन चीजों को डाल सकते हैं। जी ओम प्रणाम। जी जी, बहुत बढ़िया भैया। ये बहुत अच्छा है कि बार बार पंप चलाने के बजाय आप जो है वो रख सकते हैं इसको पानी देने के बाद। बहुत बढ़िया। आदरणीय पवन सर का पुनः हैंड रेज है।
यदि वो कुछ कहना चाहते तो स्वागत है जी। नहीं दादू, मैं नीचे कर रहा हूँ, वो जी वैसे जी रह जी गया, तो आप बाकी के साथ करिए। पुनः मैं ये अशोक पटेल जी का हैंड रेज है, आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम, मैं वो अग्निहोत्र के बारे में पूछ रहा था कि अग्निहोत्र क्या ये सुबह शाम उसी टाइम करते हैं क्या, जब सूर्य उदय होता है जब? आदरणीय दीपक जी। जी बाबूजी, जय गौ माता की। बिल्कुल, अग्निहोत्र नित्य सुबह और शाम होता है, एक टाइमिंग रहता है। माधव आश्रम एप्लीकेशन करके एक ऐप आता है, मोबाइल में डाउनलोड करना रहता है, और सुबह और शाम आहुति देना रहता है। तो सुबह शाम जैसे कितने एकड़ खेत में कैसा अग्निहोत्र होता है ये तो बताओ आप। मतलब मान लो 10 एकड़ खेत में है तो एक आदमी जाके अग्निहोत्र कर देगा तो उसका फायदा मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। यदि 5 एकड़ तक का आपका खेत है तो आप बीच में एक पात्र रखिए और सुबह शाम अग्निहोत्र करिए। और 5 एकड़ से ऊपर का आपका खेत है, 10 एकड़ 20 एकड़, तो आप चारों कोनों पे एक एक पात्र रखिए और एक पात्र बीच में रखिए। सुबह आपको एक साइड एक पात्र में करना है, दूसरे शाम को दूसरे पात्र में करना है, तीसरे दिन सुबह आपको जो अलग साइड पात्र है उसमें करना है। इस तरीके से आप करोगे, और एक दिन आपको बीच वाले पात्र में करना है, तो आपके खेत का जो ओरा बनेगा वो चारों पांचों दिन मिला के एक साथ जो ऊर्जा रहती है वो संरक्षित होती रहती है, और सारा पर्यावरण में आपको उसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वायरस आपके खेत में नहीं आएगा। इतना कहाँ करेंगे यार भैया, बहुत खतरनाक कुछ घर में ही नहीं कर पाते लोग, तो खेत में जा जा कैसे करेंगे? अच्छा, अग्निहोत्र का जो कहे उसमें कोई मंत्र मंत्र द्वारा आहुति छोड़ी जाती है, वैसे ही छोड़ी जाती है? हाँ, मंत्र द्वारा। सुबह का जो मंत्र है वो है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नमः, प्रजापते स्वाहा, प्रजापते इदम नमः। और शाम का जो है वो सूर्याय स्वाहा की जगह अग्नेय स्वाहा है। बाकी सेम मंत्र है, और टाइमिंग का मेन खेल है उसमें। अच्छा, इसमें इसमें जो अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए कि अंगारे पे भी दे सकते हैं? अंगारे पे भी दे सकते हैं। ठीक, आप एक कार्यशाला रख लीजिए बनाड़ा में, हम आ जाएंगे। हम कोठड़ा तो आते ही है हर पूर्णिमा को। कोठड़ा आते हो क्या? कोठड़ा में अग्नि मंदिर बना है। अच्छा जी, शिवपुर के पास कोठड़ा। हाँ, मध्य प्रदेश का एकमात्र अग्नि मंदिर बना है और वो कोठड़ा में ही बना है। जब आओ, जब याद करना, आ जाएंगे हर अमावस्या। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय पवन सर जी कुछ बोल। जी, ये जो अभी संवाद चल रहा था इसको मैंने ध्यान से सुना, तो अशोक जी की बात बिल्कुल अपनी जगह पर सही है कि सारे किसान इस चीज को नहीं कर पाते हैं। या तो हम कई सारी चीजें हैं उसके पीछे। तो मेरा इनसे दीपक जी से प्रश्न ये है कि जो हम अग्निहोत्र करेंगे उसका प्रभाव कितने दूरी तक रहता है, कितने मीटर तक रहेगा, कितने किलोमीटर तक रहेगा, इसके बारे में आपके क्या अनुभव है? वैज्ञानिक रूप से इसका क्या कोई पुष्टि हुई है कि जब हम अग्निहोत्र करेंगे कितना एरिया में, कितने एकड़ में इसका प्रभाव रहेगा? और अगर ऐसा है कि उसका प्रभाव दूर है, मतलब 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर तक के इसका प्रभाव है, तो क्या ये अग्निहोत्र का कार्य एक गांव के दृष्टिकोण से, क्या सामूहिक रूप से अगर कोई व्यक्ति एक गांव में बीचों बीच में कहीं पर करता है तो उसका प्रभाव क्या पूरे गांव को पड़ेगा या केवल उसके खेत तक के पड़ेगा? मैं ऐसे ही बड़े सामान्य सा मेरा एक प्रश्न है। तो ये इसका इसका अनुभव क्या कहता है? इसका अनुभव मेरे खेत के अलावा क्या दूसरे खेत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा या केवल मेरे खेत में ही पड़ेगा इसमें? और क्या ये कार्य कोई भी कर सकता है कि माना जाए किसी को आपने एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी और उससे कहा कि आप इसको नियमित रूप से करो, तो क्या वो खेत के मालिक
को भी स्वयं अगर करेगा तभी उसका प्रभाव पड़ेगा, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि वो लेबर के रूप में भी कार्य कर रहा हो, अगर वो भी करेगा तब भी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक बड़ा एक प्रश्न है, तो इसके बारे में आप अपने अनुभव बताएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। जी सर नमस्ते, क्या मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। जी 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 सर, मैं बताना चाहूंगा अग्निहोत्र के बारे में कि सर्वप्रथम तो अग्निहोत्र कोई भी कर सकता है सर। स्वयं कर सकते हो, जैसे आप घर में हैं आप स्वयं कर सकते हो, आपके अनुपस्थिति में आपके यहाँ से आपकी मिसेस अग्निहोत्र कर सकती है, आपके बच्चे अग्निहोत्र कर सकते हैं। अगर आप घर में कोई भी उपस्थित नहीं है तो आपके घर का नौकर अग्निहोत्र कर सकता है, पड़ोसी अग्निहोत्र कर सकता है। तो अग्निहोत्र में सर्वप्रथम तो ये पाबंदी है ही नहीं कि आपको ही करना है। और जब आप धीरे धीरे अग्निहोत्र आचरण में लाएंगे, जब स्वयं करने लगेंगे, तो एक दिन समय ऐसा आएगा कि आप स्वयं उसको मतलब मुझे से चूकने नहीं दोगे, स्वयं ही करने लग जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कोई भी अग्निहोत्र कर सकता है। इसमें ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया तो आपको ही करना है। अग्निहोत्र समय पे होना चाहिए। अग्निहोत्र के 5 नियम है, 5 नियमों के साथ बस समय पे होना चाहिए। कोई भी आहुति डाल सकता है उसमें, लेडीज जेंट्स बच्चा बूढ़ा कोई भी। प्रभाव जो है सर, जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं तो इस पर वैज्ञानिक रिसर्च हुआ। जब 1983 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, उस गैस कांड में लगभग काफी 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में लोग उस गैस से प्रभावित हुए थे। लेकिन वहीं पर एक कुशवाहा परिवार था जिनके यहाँ इस गैस का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो फिर उस पर जांच की गई कि यहाँ पर क्या था, कि जब लोगों को दूर दूर तक परेशानी आई और यहीं पास में इनके यहाँ कोई इस गैस का प्रभाव नहीं हुआ, तो वहां पर गाय से लिपा हुआ मकान था, नित्य डेली सुबह शाम नित्य अग्निहोत्र होता था। तो इस कारण से उस गैस का प्रभाव उन पर नहीं हुआ। और इसका जो प्रभाव जो है, जैसे मान लीजिए मैं फिलहाल गांव में हूँ, घर में हूँ, कमरे में हूँ। अब मैं यहाँ से अगर मैं आवाज लगाऊंगा तो लगभग साइड पड़ोसी सुन सकेगा। अगर अंदर से मैं आवाज लगाऊंगा तो पड़ोसी सुन सके। मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं अग्निहोत्र के बारे में, कि मैं यहाँ से अगर किसी को आवाज लगाऊंगा तो पड़ोसी सुन सकेगा, प्लस दूसरे मकान वाला सुन सकेगा। और वही आवाज अगर उसी स्वर में अगर मैं खुले में जाके लगाऊंगा खेत पर, तो लगभग काफी दूर तक वो आवाज आएगी। तो ऐसा ही अग्निहोत्र का है सर, कि जब हम घर में अग्निहोत्र करते हैं तो वो हमारे घर का वातावरण पूरा लगभग 100 बाय 100 का दायरा, इससे वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। और जब आप खेत में अग्निहोत्र करते हो, तो मैंने मेरा अनुभव लिया है कि मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, लगभग मेरे 4 एकड़ जमीन में ही उसका प्रभाव मैंने देखा अच्छा सा। जी सर आपके मेरा प्रश्न ये था पड़ोसी कि में जो खेत होते हैं आपके 4 एकड़ के, मेड़ तो लगी रहती हैं, तो दूसरों के जी खेतों में उसका क्या प्रभाव पड़ा? अब दूसरों को खेतों में तो सर ऐसा है, जैसे पहले मैंने वहां से जो है मतलब अपन जो कीटनाशक जो डालते हैं, केमिकल जो डाल रहे हैं, अब ये क्या सर, जहर तो डाल रहे हैं अपन खेत में। अब जहर डालने के बाद, जैसे अपन ने मान लीजिए एक उदाहरण के थ्रू कि आपने 1 लीटर जहर डाल दिया, और उस पर अगर एक बूंद आप अमृत मतलब कोई अच्छी चीज डाल रहे हो, कोई ताकत वाली, तो वो थोड़ी ना काम करेगी। तो पहले तो वहां से मैंने केमिकल खत्म किया, जहर का जो अपना जो काम है, यूरिया है, जैसे कीटनाशक है, चारा मार दवा, ये सारी बंद की। उसके बाद मतलब उसको पहले समझी कि आप वो अपनी जो धरती माता है वो बिल्कुल कंप्लीट हुई, कि हाँ अब मैं वातावरण पर्यावरण, या आप किसी भी जीव के थ्रू समझ सकते हो कि पहले वो इस लायक हुआ कि हाँ वो खा पी सकता है। मतलब पहले तो बहुत बुरी तरीका से उसकी स्थिति, मतलब बहुत ज्यादा बीमार थी, जैसे अपन बोलते हैं ना कोई कोई कि वो 15 दिन से तो उसने कुछ खाया ही नहीं है, मतलब। तो वो अभी फिलहाल स्थिति हमारे पर्यावरण की, धरती माता की, जमीन माता की ये स्थिति है भी। तो पहले तो वहां से ये चीजें अपने को धीरे धीरे कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर एकदम से भी नहीं कर सकते हो तो उसके बाद फिर उसका प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा। और यूं तो जैसे आप रसायन भी कर रहे हो और कीटनाशक ये भी डाल रहे हो, तो भी अगर आप अग्निहोत्र उसमें ऐड करते हो तो उसका कुछ तो प्रभाव दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। जी मेरा प्रश्न ये था कि बगल के खेत में कितने मीटर कितने किलोमीटर इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि आप अग्निहोत्र में हम सामग्री डाल रहे हैं और घी डाल रहे हैं और जो भी चीजें हैं उसका प्रज्वलन हो रहा है, हाँ उसके जो हैं मॉलिक्यूल्स के रूप में वो हवा में जा रहे हैं। जी
इसका अर्थ ये भी हुआ कि अगर हमने ज्यादा मात्रा डाली, उसमें समीधा ज्यादा डाला, घी ज्यादा डाला, यानी कि कुंड का साइज हमारा बड़ा हो गया हाँ, और एक कुंड का साइज हमारा छोटा वाला है, जी तो दोनों की मात्रा जो जाएगी, मॉलिक्यूल जो जाएंगे, उसमें किसी में ज्यादा जाएगा, कहीं पर कम जाएगा। जी तो इस तरीके से क्या माधव आश्रम की तरफ से कोई ऐसा प्रयोग हुआ कि बड़ा कुंड होने पर इसका ज्यादा एरिया में इसका प्रभाव होगा और जी छोटे में होने पर इसका कम एरिया में प्रभाव होगा? जी जी तो जी जी अगर हमको जानकारी मिलती है, मेरा अनुरोध है, जो भी जिनके भी अनुभव है, माधव आश्रम ने क्योंकि अच्छा इसमें काम किया है, तो वहाँ के भी विशेषज्ञ आकर के इस चीज के बारे में अगर बताएंगे तो इसका हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर बड़े कुंड से ज्यादा एरिया में कवर होगा और ये काम अगर सामूहिक रूप से भी अगर किसी एक गांव में होगा तो शायद उसके लिए सबको अग्निहोत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो करना चाहिए जैसा कि माना जाता है, लेकिन फिर भी एक सामूहिक रूप से कई लोगों को एक साथ इसका फायदा हो सकता है, ऐसा मेरा सुझाव है। इस बारे पर भी चिंतन करके जो भी विशेषज्ञ अगर आते हैं तो उनके भी विचार हम सुन सकते हैं। जी धन्यवाद। ओम। जी ओम। सर, अपने योगाहार में एक बार माधव बहन जी आई थी, जो माधव आश्रम को ही संचालित करती हैं, संचालिका हैं, और आदरणीय कुशवाहा जी भी आए थे। तो पुनः हम निवेदन करेंगे उनसे, तो वो निश्चित रूप से अपने योगाहार में आएंगे। और वहाँ पर निरंतर ये काम लगभग 83 से ही चल रहा है, तो उनके पास निश्चित रूप से जानकारी अब इस तरह की होगी तो वो बताएंगे। तो अगले सप्ताह में हम प्रयास करके उन्हें बुलाने का प्रयास करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। तो मैं आदरणीय दीपक जी से निवेदन करूंगा कि वो संपर्क कर लें, या फिर वो नहीं हो पाता बात कर लें, और नहीं है तो फिर मैं स्वयं भी उनसे बात कर लूंगा। जी हो। नहीं बाबा जी, बहुत बढ़िया आपने सलाह दी। बिल्कुल दीदी को मैं आमंत्रित कर लूंगा। प्लस उत्तर प्रदेश में एक सीतापुर करके जिला है, उस जिले में लगभग 500 किसान अग्निहोत्र कृषि करते हैं, तो मैं वहाँ की टीम को भी आमंत्रित करूंगा। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत ना सुंदर। वहाँ पूरा अग्निहोत्र कृषि ही हो रही है और उनको बहुत चमत्कारिक परिणाम मिले हैं और वो मोदी जी से भी मिले हैं, तो उस पर ज्यादा काम हो रहा है वहाँ पे। जी जी जी। तो जी वहाँ की टीम से कुछ लोगों को आप इसमें जोड़ें, जो भी बिल्कुल। जुड़ सकते हैं। और दूसरा, नहीं माधव नहीं, आश्रम बराबर के, जोड़ेंगे। है ना, दीदी से बात कर लीजिए। तो दीदी जब समय देंगी तो अपन जी पूरे योगाहार में और योगाहार से बाहर के लोगों को भी इसमें और लोगों को शामिल करेंगे। जियो। जी जी बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अग्निहोत्र करते हैं कहाँ के रहने वाले दीपक जी भैया? कहाँ ये जमीन है मेरे इनकी? पास में रहने वाले जिनवानी जानसूर के। जिनवानी? जिनवानी जानसूर एक गांव है और इनके मासा जी जो है वो सन 1976 से अग्निहोत्र करते हैं, शिव अच्छा, नारायण जी पटेल। ये जिनवानी गांव कहाँ की जगह है? ये सतवास से 30 किलोमीटर आगे है जिनवानी जानसूर। अच्छा अच्छा, ठीक जी। ठीक। आप सभी सादर आमंत्रित थे, बिल्कुल आइए। कल आप यदि आ सकते हैं तो इनके खेत चलेंगे अपन। जी 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 जी। जी। जी, आदरणीय प्रणीता साकरे जी यदि उपस्थित हैं, वो दिख तो नहीं रही हैं, तो वो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। चूंकि समय हो रहा है और आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, अपने अपने अनुभव लोगों ने सुना है। निश्चित रूप से हम जब स्वयं करते हैं और उसके अनुभव को जब बताते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि किसान ही किसान के साथ काम करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सभी का जो है आभार व्यक्त करें। जी हो। आदरणीय मुन्नीलाल जी, शायद वो है नहीं, तो आदरणीय, हाँ जी जी जी। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा द्वितीय सत्र में जो हमारी जैविक प्राकृतिक खेती को लेकर के हुई है। पहले सत्र में आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी ने हमको योग कराया और दूसरे सत्र में हमारे आदरणीय जो जनरल साधारण चर्चा हुई है सभी की, उसमें जो विचार आए हैं, निश्चित आप योगाहार कार्यक्रम का हमारे आदरणीय पवन कुमार जी ने मार्गदर्शन दिया है। और क्योंकि मेहरा जी और पूरी टीम जो वहाँ जा रही है, वहाँ से भी निकल के आएगा अहमदाबाद से,
और भी जो अभी दीपक जी और इधर की भी महाराष्ट्र की बात चल रही थी बहन जी को बुलाने की, ये विभिन्न जो मुद्दों पर चर्चा हो रही है, ये महत्वपूर्ण चर्चा है, किसानों के हित में है। लगातार हम सब लगे रहे और जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उन सब का हम भाई बहनों का सादर प्रणाम करते हैं, उनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं और इस कार्यक्रम को आज यहीं विराम देते हैं। कल मिलते हैं 5:30 बजे। तब तक के लिए सबको जय श्री राम, जय श्री राधे, ओम प्रणाम। जय श्री राम। जी ओम, जी ओम। ओम शिवाय।